हेलो, आज हम क्लास 10th के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यहाँ पर फिज़िक्स सब्जेक्ट के। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है? वो उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं। अब आता है दूसरा क्वेश्चन कि नेम द मिरर विच फॉर्म्स एनलार्ज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कौन सा मिरर होता है वो जो कि एनलार्ज वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है? आंसर है कॉन्केव मिरर। एंड वो कौन सा मिरर है जो कि स्मॉल वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है? वो है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेजेज ही बनती हैं। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वन डायोप्टर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। एक ऐसे लेंस की पावर को वन डायोप्टर कहा जाता है जिसकी की फोकल लेंथ 1 मीटर है। ओके, तो इस तरह से हम वन डायोप्टर को डिफाइन कर सकते हैं। वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट ऑफ ए ह्यूमन आई। नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए एंड फार पॉइंट है इन्फिनिटी। ओके, नियर पॉइंट कितना है? 25 सेंटीमीटर है और फार पॉइंट है इन्फिनिटी। नेक्स्ट है नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा बताइए, इलेक्ट्रिक करंट को किससे मेजर किया जाता है? एमीटर से। ओके, एमीटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज को कौन मेजर करता है? वोल्ट मीटर। ओके, एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस को कौन मेजर करता है? रियोस्टेट। तो इलेक्ट्रिक करंट को कौन मेजर करता है? एमीटर। वेरिएबल रेजिस्टेंस को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट हो गया रियोस्टेट एंड पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट हो गया वोल्ट मीटर। ओके, अब हम आते हैं एसआई यूनिट पर। तो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम। एंड रजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये सारी यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, रजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर है, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट जो है वो होती है किलोवाट आवर, और जो कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी कहा जाती है वो भी किलोवाट आवर होती है। ओके, और 1 किलोवाट आवर को अगर हमने जूल में कन्वर्ट करना है तो उसकी वैल्यू होती है 3.6 × 10⁶ जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 × 10⁶ जूल। ओके, अब हम आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर व्हाट इज द कलर ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। ओके, जैसे हम देखते हैं कि अगर रेड कलर का है वायर, इलेक्ट्रिक वायर, तो वो लाइव वायर होता है, और अगर ब्लैक कलर का है तो वो न्यूट्रल वायर होता है, और अगर ग्रीन कलर का वायर है तो वो अर्थ वायर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती ना, तो क्यों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है? क्यों नहीं होती? क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो होता है। कैसे सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो होता है? इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। तो दोनों जो है स्पीड ऑफ लाइट है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट यानी कि सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी हो गई, तो वो उनकी यूनिट कैंसिल हो जाएगी, तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। नेक्स्ट है इज पावर ऑफ एकोमोडेशन। ओके, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है? अच्छा, हम देखते हैं कि जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर रखा हुआ है तो हमारी आंख उसे धीरे धीरे उसे देखने में एडजस्ट हो जाती है। मतलब आई अपनी फोकल लेंथ को ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेती है, तो इसी को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ एज पर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन। ओके, अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ
एन अर्थ वायर का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। तो अर्थ वायर जो है एक सेफ्टी मेजर्स होता है और द मेटेलिक बॉडी ऑफ अप्लायंसेज इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर, ओके। कोई भी अप्लायंसेज की जो मेटेलिक बॉडी होती है वो अर्थ वायर से कनेक्ट होती है, विच प्रोवाइड्स ए लो कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट। ये बोलना आपको बहुत जरूरी है कि द मेटेलिक बॉडी ऑफ अप्लायंसेज इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर विच प्रोवाइड्स अ लो कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट, and any leakage of current on the metallic body of appliances is conducted to the earth and user may not get a severe shock। तो शॉक से बचने के लिए कि जिससे कि इलेक्ट्रिकल शॉक ना लगे, इसलिए ये अर्थ वायर की जाती है, ओके। अच्छा, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर, डी मीन्स डायोप्टर, और व्हाट टाइप ऑफ लेंस इट इज़। तो हमें पता है पावर ऑफ ए लेंस क्या होती है, पावर ऑफ ए लेंस इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ। और हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो फोकल लेंथ है वो मीटर में होनी है, ओके। तो P इक्वल टू 1/f। अब यहाँ पर क्या दिया है, SP इक्वल टू -2d की मैंने, तो F इक्वल टू हो जाएगा -1/2 यानी कि -0.5 मीटर। तो क्योंकि ये नेगेटिव साइन में आई है इसकी फोकल लेंथ, तो दैट मीन्स ये हमारा कॉन्केव लेंस है, ओके। अब आता है व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ओके। ये क्वेश्चंस आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, और ये बहुत बार एग्जाम्स में हमसे पूछा भी जाता है, ओके। एंड विच कलर बेंड्स द मोस्ट एंड द लीस्ट एंड वाई, ओके। तो डिस्पर्सन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये सभी आप लोग 8th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डिस्पर्सन क्या होता है, कि जब वाइट लाइट किसी प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, इसी को हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, ओके। तो इसमें क्या होता है, रेड कलर्स बेंड्स द लीस्ट, रेड कलर जो है सबसे कम बेंड होता है, ठीक है। और जो वॉयलेट कलर होता है वो सबसे ज़्यादा जो है बेंड होता है, ओके। अच्छा, रेड कलर सबसे कम बेंड क्यों होता है, बिकॉज रेड कलर ट्रेवल्स फास्टेस्ट, ओके, थ्रू द प्रिज्म, एंड वॉयलेट कलर बेंड्स द मोस्ट बिकॉज वॉयलेट कलर ट्रेवल्स स्लोएस्ट। ये किसके अकॉर्डिंग है, जैसे हमें फॉर्मूला पता है V इक्वल टू F लैम्डा, तो इससे जो है लैम्डा की वेवलेंथ जो है रेड के लिए सबसे ज़्यादा होती है, तो दैट मीन्स उसके लिए वेलोसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी, तो इस वजह से ये होता है, ओके। अच्छा, अब हम आते हैं रेनबो कैसे फॉर्म होता है, ओके। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो जब रेनबो फॉर्म होता है तो उसके लिए 3 तरह के फिनोमिना यूज होते हैं। क्या क्या 3 फिनोमिना, ये ध्यान में रखना है हमको। एक तो होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये तीनों फिनोमिना यूज होते हैं रेनबो के फॉर्मेशन में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, आप बिल्कुल नोट कर लीजिए इसे कि क्या होता है रेनबो के लिए 3 फिनोमिना यूज होते हैं। डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, देखिए, रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट बाय वाटर ड्रॉपलेट्स सस्पेंडेड इन द एयर आफ्टर रेनफॉल। जब रेनफॉल होती है तो कुछ एयर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो सस्पेंड रहती हैं, ओके। तो उसमें से डिस्पर्सन होता है, जब लाइट उस पर पड़ती है तो उसमें से डिस्पर्सन होता है। दिस फिनोमिना इज ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स एंड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। रिफ्रैक्शन के 2 लॉज होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। फर्स्ट लॉ है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ 2 मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाई ऑन द सेम प्लेन, ओके। एंड द सेकेंड लॉ इज रेशियो ऑफ साइन आई टू साइन आर इज कॉन्स्टेंट, जिसको कि हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। और यहाँ पर जो आई है दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड आर इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्नेल्स लॉ करके भी पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट इज स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है,
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, दैट इज स्नेल्स लॉ एंड ऑल्सो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, अब हम आते हैं मायोपिया। व्हाट इज मायोपिया, ये किस वजह से होता है और इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है। तो मायोपिया को हम शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ए पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ओके, और मतलब ये दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता है जबकि पास की चीज़ों को वो क्लियरली देख पाता है। ओके, और इन मायोपिया द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। मायोपिया में जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बनती है। और ये किस वजह से होता है, इट अकर्स ड्यू टू द हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। ओके, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस मीन्स बिकॉज ऑफ इट्स शॉर्ट फोकल लेंथ, और ड्यू टू द आई बॉल इज टू लॉन्ग। ये दो मेन इसके कारण होते हैं, कॉज होते हैं जिसकी वजह से मायोपिया होता है। क्या क्या कारण होते हैं, ड्यू टू द आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग एंड ड्यू टू द हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस का मतलब क्या है कि इसकी शॉर्ट फोकल लेंथ होगी। ओके, तो मायोपिया इज करेक्टेड बाय कॉन्केव लेंस, इसको हम कॉन्केव लेंस से दूर कर सकते हैं। अब आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, इन हाइपरमेट्रोपिया पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स को पर्सन देख सकता है बट कैन नॉट सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट, वो नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाता है। द इमेज ऑफ ए नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। इसमें जो इमेज होती है वो बिहाइंड द रेटिना बनती है। और इसका किस वजह से होता है ये हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया इज ड्यू टू द स्मॉल साइज्ड आईबॉल, स्मॉल साइज्ड आईबॉल की वजह से होता है, और लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस की वजह से होता है। ओके, और हाइपरमेट्रोपिया किस लेंस से करेक्ट किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस से करेक्ट किया जाता है। अच्छा, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, what how it is related to the blue color of the sky। okay, Tyndall effect क्या होता है, देखिए, the phenomena of scattering of light by dust, smoke and water droplets suspended in air is known as Tyndall effect। ओके, जब जैसे कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स या कुछ पार्टिकल्स जो हैं जो एटमॉस्फेयर में रहते हैं उससे लाइट स्कैटर हो जाती है तो इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। इन द अपर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द ब्लू कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट। क्यों स्कैटर सबसे ज़्यादा होता है ये, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल वेवलेंथ एंड रेड कलर स्कैटर्ड द लीस्ट। ओके, तो इसी वजह से हमें जो स्काई का कलर है वो ब्लू दिखाई देता है क्योंकि ब्लू कलर जो है सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द स्काई अपीयर्स डार्क टू एन एस्ट्रोनॉट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में। तो एस्ट्रोनॉट को जो स्काई का कलर है वो डार्क क्यों दिखाई देता है। द स्काई अपीयर्स डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर इन द आउटर स्पेस। समझ में आया कि क्योंकि आउटर स्पेस में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है जिसकी वजह से जो लाइट है वो स्कैटर नहीं हो पाती है। ओके, मतलब सनलाइट जो है स्कैटर नहीं हो पाती। जब सनलाइट स्कैटर नहीं होगी तो नो स्कैटर्ड लाइट रीच द आई ऑफ एन एस्ट्रोनॉट एंड द स्काई अपीयर्स ब्लैक टू देम। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट ओम्स लॉ, एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी फॉर्म में ये जरूर पूछा जाता है। तो क्या होता है ओम्स लॉ, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर is directly proportional to the potential difference across its ends provided the temperature remains constant। ये आपने जरूर लिखना है क्योंकि टेम्परेचर जरूर कांस्टेंट होना चाहिए ओम्स लॉ में। और टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर ये अप्लाई नहीं हो पाएगा। V इक्वल टू आई आर, ये मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये नहीं होगा तब। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं, व्हाट इज रेजिस्टेंस, ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। ओके, तो रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ओके, तो फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स आर, रेजिस्टेंस जो है लेंथ पर डिपेंड करता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, यहाँ पर ये समझना जरूरी है, R is directly proportional to L
एंड R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। ओके, और ये रेजिस्टेंस जो है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है व्हाई आर एलॉय कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। ओके, तो एलॉय को हम जनरली इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में क्यों यूज करते हैं? देखिए, द रेजिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज हायर देन दैट ऑफ द प्योर मेटल एंड इट डज नॉट कोरोड इजीली। क्लियर? Moreover, even at high temperature, the alloy do not melt easily. Hence, the coils of heating appliances such as electric roaster and electric irons are made of an alloy rather than a pure metal. समझ में आ गया ये आपको? मेन इसमें क्या कहा गया है कि क्योंकि एलॉय की जो रजिस्टिविटी होती है वो हायर होती है और वो इजीली कोरोड नहीं होता, और उसके अलावा ये भी होता है कि वो हाई टेम्परेचर पर इजीली मेल्ट भी नहीं होता। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस होती है उसमें एलॉय का यूज़ किया जाता है और प्योर मेटल यूज़ नहीं किया जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट वे एन एमीटर एंड वोल्टमीटर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड वाई। तो एमीटर को हमेशा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है क्योंकि ये करंट को मेजर करता है। क्योंकि एमीटर करंट को मेजर करता है तो सारी की सारी करंट जो है एमीटर से होकर जानी चाहिए, तो इसलिए एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। ओके, एंड वोल्टामीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स, सो इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल देन इन सीरीज। ओके, जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं उनको पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया जाता है, सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट किया जाता? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन इन द केस ऑफ फॉल्ट इन वन ब्रांच इट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड एंड स्टॉप्ड, एंड स्विचिंग ऑफ द वन अप्लायंसेस डज नॉट कट ऑफ द सप्लाई for the other appliances. Okay, next है what are the properties of magnetic lines of forces। तो magnetic field lines never intersect each other, ये बहुत important है। and outside the magnetic field lines are directed from north pole of magnet towards south pole। however, inside the magnet the field lines are directed from south pole to north pole, thus the magnetic field lines forms closed loop। okay, and closeness of magnetic field lines means stronger magnetic field। okay, next है why sky appears blue in color। ये पहले भी हमें डिस्कस किया। blue color of sky is due to the scattering of light as the blue color has minimum wavelength, so it scatters most। क्योंकि जिसकी wavelength सबसे कम होगी वो स्कैटर बहुत ज़्यादा होता है, हेंस द स्काई अपीयर्स ब्लू। नेक्स्ट है व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं H इक्वल टू I²RT, वेयर I इज द करंट, R इज रेजिस्टेंस एंड T इज टाइम। तो व्हेन ए करंट पास थ्रू ए कंडक्टर फॉर अ सर्टेन टाइम द कंडक्टर गेट्स हीटेड अप and the amount of heat is given by this mathematical formula। okay, next है okay, next question है what is the commercial unit of electrical energy, convert it into joule। तो commercial unit of electrical energy क्या होती है, किलोवाट आवर। ओके, और इसको यूनिट कहते हैं, यूनिट 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट कहा जाता है। तो इसको अगर 1 किलोवाट आवर को जूल में कन्वर्ट करना हो तो पहले किलोवाट आवर को 1000 वाट लिखेंगे, फिर 1 आवर को 60 इंटू 60 सेकेंड लिखेंगे, तो ये टोटल आता है 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ओके, नेक्स्ट है स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स थ्रू अ सोलेनॉइड। ओके, तो इसमें जो है क्या होता है सोलेनॉइड में, ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जनरली, हालांकि कुछ डिफरेंसेस भी हैं, पर यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स एज नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड एज साउथ पोल। ओके, इन द इनर रीजन ऑफ सोलेनॉइड द फील्ड लाइन्स आर पैरेलल।
सोलेनॉइड के अंदर जो रीजन होता है उसमें लाइंस पैरेलल होती हैं। पैरेलल लाइन का मतलब ये है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। ओके, तो द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए सोलेनॉइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड एंड द करंट पासिंग थ्रू इट। ओके, नेक्स्ट है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। ओके, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए यूज होता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया ये क्या बोला कि कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर एक फोर्स लगता है, तो वो फोर्स को हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। तो इफ वी स्ट्रेच द फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड द थंब ऑफ लेफ्ट हैंड, then if the forefinger indicates the direction of magnetic field, middle finger indicates the direction of current, then the thumb shows the direction of force. ओके, तो इसे हमने इतने क्वेश्चंस को एकदम सही से हमने करके ले जाना है। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।